नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वंदे राष्ट्र और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आज वंदे राष्ट्र की शुरुआत हम उस बात से करेंगे जिसकी चर्चा इस वक्त हर जगह हो रही है। सालों पहले कश्मीर में एक नर्स की बेहद वहशी तरीके से हत्या कर दी गई थी। जी हां, सालों पहले की बात है जो आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, वो भी आपको बताएंगे। आपको बता दें, बेहद वहशी तरीके से नर्स की हत्या कर दी गई थी सालों पहले। अब 35 साल बाद इस केस में सबसे बड़ी कार्रवाई की है। अब जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि SIA ने श्रीनगर की टाडा कोर्ट में 700 से ज्यादा पेज की चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में JKLF चीफ यासिन मलिक समेत कई लोगों का नाम शामिल है। अब आपको यह बता दें कि यह मामला 18 अप्रैल 1990 का है। सरला भट्ट नाम की एक नर्स श्रीनगर के SKIMS हॉस्पिटल में काम करती थी। इस दिन आतंकियों ने उन्हें हॉस्पिटल के पास से अगवा कर लिया था। जी हां, आपको बता दें, इसी दिन आतंकियों ने उन्हें हॉस्पिटल के पास से अगवा कर लिया था। इसके बाद उनके साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट, टॉर्चर और रेप तक किया गया। फिर श्रीनगर के उमर कॉलोनी मालबाग इलाके में उन्हें गोलियों से भून दिया गया था। यह उस दौर की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक मानी जाती है, जब कश्मीर में आतंकवाद अपने शुरुआती और सबसे खतरनाक दौर में था। उस दौर में आतंकवाद काफी तेजी से फैल रहा था और ये उसी दौर की बात है जो आज चर्चा का विषय बनी हुई है, 18 अप्रैल 1990 की बात। लेकिन अब आपको बता दें कि टाडा कोर्ट में 700 से ज्यादा पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है। ये बड़ी जानकारी और ये बड़े मुद्दे जो हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कश्मीर में एक नर्स की बेहद वहशी तरीके से हत्या की गई थी। अब 35 साल बाद इस केस में सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि SIA की हम बात कर रहे हैं। SIA ने श्रीनगर की टाडा कोर्ट में 700 से ज्यादा पेज की चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में JKLF चीफ यासिन मलिक समेत कई लोगों का नाम भी शामिल है। यानी कि जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें यासिन मलिक समेत कई लोगों का नाम शामिल है। यह मामला जो है 18 अप्रैल 1990 का, जब सरला भट्ट नाम की एक नर्स श्रीनगर के SKIMS हॉस्पिटल में काम करती थी। अब आपको यह बता दें कि उस दौर में आतंकवाद काफी तेजी से फैल रहा था और हर कोई उससे डरता था। और इसी दिन की हम बात कर रहे हैं जब यह घटना होती है। आतंकियों ने उन्हें हॉस्पिटल के पास से अगवा कर लिया। इसके बाद उनके साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट हुई, टॉर्चर तक किया गया और हद तब पार हो जाती है जब सरला के साथ रेप किया जाता है। फिर श्रीनगर के उमर कॉलोनी मालबाग इलाके में उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है। ये उस दौर की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक बात है, जिसकी चर्चा आज इसलिए हो रही है क्योंकि 35 साल बाद चार्जशीट दाखिल हुई है और टीम ने पूरे मामले की जांच की। और आज देखिए, यासिन मलिक के साथ साथ कई लोगों का नाम सामने आया है। उस दौर में आतंकवाद सबके अंदर एक डर और एक भय पैदा करता था। आज भी वही स्थिति है, लेकिन आज वो डर और भय कम है क्योंकि आप देखिए, उस दिन वो अस्पताल में काम कर रही थी। आतंकी पहुंचते हैं और वहां से अगवा करते हैं। अगवा करने के बाद मारपीट होती है, टॉर्चर किया जाता है और हद तब पार हो जाती है जब रेप तक किया जाता है। आपको बता दें, उस दौर में कश्मीर में आतंकवाद अपने शुरुआती और सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिरकार कौन थी सरला भट्ट। आप सबके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आज जिस मामले को हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, आखिरकार वो कौन है, सरला भट्ट कौन है। तो आपको बताते हैं, सरला भट्ट कश्मीर के पंडित परिवार से ताल्लुकात रखती थी। सरला भट्ट की ये बात हम आपको बता रहे हैं, जो कश्मीर के पंडित परिवार से ताल्लुकात रखती थी। वो अनंतनाग जिले की रहने वाली थी। अनंतनाग जिले में वो रहती थी, वहीं की रहने वाली थी। वो श्रीनगर के प्रसिद्ध अस्पताल SKIMS के नवजात शिशु विभाग में कार्यरत थी, जहां से उन्हें अगवा किया गया था। सरला भट्ट के पिता का नाम शंभूनाथ भट्ट था। उनके पिता का नाम शंभूनाथ भट्ट था। आपको यह बता दें, वो एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर थे। यानी कि सरला नर्स थी, उनके पिता सरकारी स्कूल के हेड मास्टर थे। सरला अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, जो कि
हॉस्पिटल में काम करती थी और इस तरीके से दर्दनाक घटना उनके साथ होती है उस दौर में जब आतंकवाद अपनी चरम पर पहुंच चुका था। हर एक व्यक्ति जो वहां रहता था उसके अंदर वो डर और वो भय पनपता था। और क्योंकि वो कश्मीरी पंडित थी इस वजह से आपको ये बात भी पता होगी कि कश्मीरी पंडितों की क्या हालत थी वहां पर। यासिन मलिक जैसे आतंकवादी किस तरीके से खौफ मचाते थे, किस तरीके से वो कहानी हम सबको आज भी रुलाती है। तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। सरला भट्ट की ये तस्वीर आप साफ देख सकते हैं कि उनके चेहरे पर मासूमियत नजर आ रही है। लेकिन सवाल यही है कि इस तरीके से जब ये आतंकवाद अपने चरम पर पहुंच गया, किस तरीके की स्थिति रही, किस तरीके से एक लड़की जो नर्स थी उसे अगवा किया जाता है उस अस्पताल से जहां वो कार्यरत है, जहां वो काम करती है, और उसके बाद उसे अगवा करने के बाद मारपीट की जाती है, टॉर्चर किया जाता है, उसका रेप किया जाता है और 35 साल बाद चार्जशीट दाखिल हो रही है। 35 साल का वो लंबा समय जब चार्जशीट दाखिल हुई है। यासिन मलिक के साथ साथ कई नाम है इसमें शामिल जिनके नाम सामने आए हैं। यासिन मलिक उनमें से एक है, वही यासिन मलिक जो अपना खौफ कश्मीर में फैलाता नजर आया है, जिसके खौफ से हर एक व्यक्ति डरता था। सरला भट्ट क्योंकि कश्मीरी पंडित थी, कश्मीरी पंडित परिवार से आती थी और उनके पिता भी एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर थे, तो एक अच्छे खासे कश्मीरी पंडित परिवार से वो बिलोंग करती थी और अपने घर में सबसे बड़ी थी। कार्यरत थी, हॉस्पिटल में शिशु विभाग में कार्य करती थी और वहां से उनका अपहरण किया जाता है और फिर यह घटना सामने आती है। अब देखिए अस्पताल से अपहरण और प्रताड़ना कैसे हुई। सबसे बड़ी बात तो यह भी है कि आखिरकार अस्पताल से अपहरण और फिर प्रताड़ना, आपको वो भी समझाते हैं। साल 1990 की शुरुआत में घाटी में आतंकवाद चरम पर था, जो कि शुरुआत में हमने आपको बताया उस दौर में आतंकवाद काफी तेजी से फैल रहा था। कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर जबरन पलायन भी हो रहा था। पलायन की कहानी आप सब तक है कि किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। इस दौरान 27 वर्षीय सरला भट्ट ने डर के आगे झुकने से इनकार कर दिया, निडर होकर उसके खिलाफ लड़ती नजर आई। सरला ने मरीजों की सेवा के लिए अस्पताल जाना जारी रखा था, बंद नहीं किया था। अस्पताल वो जाती थी उस दौर में जब आतंकवाद चरम पर था। 18 अप्रैल 1990 को JKLF के आतंकवादियों ने हॉस्टल से ही सरला का अपहरण कर लिया, उठाकर ले गए वहां से। आतंकियों ने उन पर सुरक्षा बलों के लिए CID मुखबिर होने का आरोप लगाया था, क्योंकि वो निडर थी और आतंकवाद के खिलाफ डटकर खड़ी रहती थी, जो उस दौर में कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाने का एक बहाना था, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि वो मुखबिर है। अब अपहरण के बाद सरला को बंधक बनाकर बुरी तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया, मारपीट हुई, टॉर्चर किया गया, रेप तक हुआ। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार आतंकवादियों ने उनके साथ गंभीर मारपीट की थी। जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक आपको बता रहे हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार हत्या से पहले सरला के साथ गैंग रेप तक किया गया था। गैंग रेप की वारदात को भी इस दौरान अंजाम दिया गया था। जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आए उसने सबको हैरान कर दिया। ये सरला जिन्हें आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में, इनके साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया था। वो भी क्यों? क्योंकि ये कश्मीरी पंडित निडर होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही थी। उस दौर में जब आतंकवाद अपनी चरम पर था, हर एक के अंदर आतंकवाद का भय था, डर था। वो हॉस्पिटल जाती थी, शिशु विभाग में काम करती थी, मरीजों के लिए काम करती थी और तब उन्हें मुखबिर बताकर वहां से अगवा कर लिया जाता है और उनके साथ गंभीर मारपीट होती है, टॉर्चर किया जाता है। और जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आया उसने सबके होश उड़ाकर रख दिए, क्योंकि सरला भट्ट के साथ जो एक निडर कश्मीरी पंडित थी, एक नर्स होने की जिम्मेदारी निभा रही थी, उन्हें इस चीज की सजा मिली और उनके साथ गैंग रेप किया गया। जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं और आज उनकी इसीलिए चर्चा हो रही है क्योंकि 35 साल बाद चार्जशीट दाखिल हुई है। 35 साल बाद, इसीलिए सरला को आज सब याद कर रहे हैं, क्योंकि वो निडर कश्मीरी पंडित थी और आतंकवाद के खिलाफ खड़ी रहती थी। आतंकवाद के खिलाफ डटकर खड़े होकर उन्होंने मरीजों के लिए अस्पताल जाना जारी रखा था और उसी की सजा उन्हें मिली। और सजा ऐसी मिली कि सरला को मौत के घाट उतार दिया गया, उसके साथ गंभीर मारपीट हुई,
और सबसे बड़ी बात, गैंग रेप तक किया गया। अब देखिए, गोलियों से भूनकर हत्या हुई थी, ये जानकारी भी है। अब तक वो भी हम पहुंचाते हैं कि जब उनकी हत्या हुई तो क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई। गोलियों से भूनकर उनकी हत्या की गई थी। देखिए, 19 अप्रैल 1990 को आतंकवादियों ने AK-47 से सरला भट्ट पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। सरला के शरीर पर बंदूक की गोलियों के कई निशान इस दौरान पाए गए थे, कई निशान मिले थे। आतंकियों ने सरला के शव को मल्लाबाग उमर कॉलोनी रोड के किनारे फेंक दिया था, मारकर शव को फेंक दिया। शव के पास JKLF का एक नोट भी छोड़ा गया था। ये संगठन ने एक नोट भी छोड़ा था इस दौरान, जिसमें उन्हें मुखबिर बताते हुए कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने की चेतावनी दी गई। मुखबिर बताया और यही सबसे बड़ा कारण बताया कि इसीलिए मौत के घाट उतार दिया गया है। AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी सरला भट्ट पर। और देखिए, फिर उसके बाद उनके शव को फेंक दिया जाता है, शव के पास एक नोट रखा जाता है और यह बताया जाता है कि यह मुखबिर थी। और देखिए, ये डर पैदा करने की कोशिश इस दौरान भी हुई थी जब सरला भट्ट की हत्या की गई। ये कहा गया कि मुखबिर का काम करती थी, इसी वजह से मौत के घाट उतारा गया और जो कश्मीरी पंडित है उन्हें घाटी छोड़कर जाने की चेतावनी भी इस दौरान दी गई। लेकिन जब ये मामला सामने आया, सबको चौंका कर रख दिया, क्योंकि जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आई उसने सबको हैरान किया कि सरला के साथ केवल मारपीट या फिर टॉर्चर नहीं किया गया, बल्कि इन आतंकियों ने उनके साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया था। वही सरला भट्ट जो कि मासूम जो मरीज हैं, जो क्योंकि शिशु विभाग में वो काम करती थी, उनके लिए वो अस्पताल जाती थी और यही सजा उन्हें आगे चल के भुगतनी पड़ी और उनकी हत्या कर दी गई। अब देखिए, ये बात जानना भी जरूरी है कि सरला की हत्या क्यों की गई थी, क्योंकि इतनी सारी चीजें जब हमने आपको बताई तो आखिरकार उनकी हत्या क्यों की गई थी, यह भी जानना जरूरी है। देखिए, आतंकियों ने सरला पर CID मुखबिर होने का झूठा आरोप लगाया था, झूठा आरोप। JKLF अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाह रहा था, वो घाटी में कानून व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना चाह रहा था। कश्मीरी हिंदुओं में खौफ पैदा करना और पलायन कराना मुख्य उद्देश्य था। सबसे बड़ी चीज यहां पर ध्यान देने वाली यह है कि जो कश्मीरी हिंदू थे, कश्मीरी पंडित कह लीजिए, उनको पलायन कराना इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। कई कश्मीरी हिंदुओं ने, कश्मीरी पंडितों ने पलायन भी किया इस डर से, और यहां पर यही डर पैदा किया गया। इस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया और फिर CID के मुखबिर होने की बात कह डाली गई। जो नोट उनके शव के बगल में रखा गया था उसमें भी इसी बात का जिक्र किया था इन आतंकियों ने। और इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया कि जो तमाम कश्मीरी पंडित थे, जो तमाम कश्मीरी हिंदू वहां रह रहे थे, उनके बीच वो डर पनपा, उनके बीच वो डर रहा कि उन्होंने पलायन करना ज्यादा जरूरी समझा मौत होने से। क्योंकि ये आतंकी, अगर उनके सामने आप निडर होकर आगे बढ़ते हैं तो आपको मौत के घाट उतार देते हैं, जो कि सरला भट्ट के साथ हुआ। क्योंकि वो निडर होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ी हो रही थी, आतंकवाद के खिलाफ बोलती नजर आती थी और आतंकवाद के खिलाफ जाकर वो अस्पताल पहुंचती थी उन मरीजों के लिए जिन्हें उनकी जरूरत है। और इसी वजह से उन पर आरोप लगाया गया कि वो CID की मुखबिर है और उनकी हत्या कर डाली गई। उनका शव मल्लाबाग में फेंक दिया गया और बगल में नोट रखा गया कि वो मुखबिर है। अब देखिए, ये सब जानने के बाद चार्जशीट में कई खुलासे हुए हैं, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि 35 साल बाद देखिए चार्जशीट दाखिल हुई है। यासिन मलिक ने करवाई हत्या को लेकर है। JKLF के तत्कालीन प्रमुख यासिन मलिक को मुख्य आरोपी इस दौरान माना गया है। चार्जशीट में साबित हुआ है कि सरला हत्या यासिन मलिक के आदेश पर ही की गई थी। यासिन मलिक सरला भट्ट पर गोली चलाने वाला मुख्य शूटर आतंकी खुर्शीद अहमद चालकू था। वो वारदात के बाद पाकिस्तान भाग गया था और वर्तमान में वहीं पर छिपा हुआ है, पाकिस्तान में छिपा हुआ है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि हत्या कोई अलग थलग या फिर अचानक हुई घटना तो नहीं थी। जो रिपोर्ट सामने आया, ये JKLF द्वारा रची गई एक बड़ी और सुनियोजित आतंकी साजिश का ही हिस्सा है, जिसका एकमात्र मकसद कश्मीरी हिंदुओं के मन में खौफ पैदा करना है। कश्मीरी हिंदुओं के मन में खौफ पैदा करना, जिससे वो पूरी घाटी छोड़कर भाग जाए, वहां से चले जाए और ये आतंकवाद फैलाते रहे।
केस को सुलझाने के लिए एसआईए ने फॉरेंसिक तकनीकों, वैज्ञानिक साक्ष्यों का भी सहारा इस दौरान लिया है। केस को सुलझाने के लिए गवाहों के बयानों ने अदालत के सामने इस क्रूर कड़वाहट की पूरी कड़ियों को जोड़कर रख दिया है। चार्जशीट में कुल 5 आतंकवादियों के नाम सामने आए हैं, यानी कि जो दाखिल हुआ है चार्जशीट, कुल 5 नामजद आरोपी हैं। मलिक और चालू को छोड़कर बाकी 3 आरोपी एनकाउंटर में मारे गए हैं। 3 आरोपी आतंकियों अब्दुल हमीद शेख, मोहम्मद यूसुफ सैफी और गुलाम मोहम्मद टपलू थे। इनका नाम बता रहे हैं आपको। चार्जशीट में जेकेएलएफ के तत्कालीन प्रमुख यासिन मलिक को ही मुख्य साजिशकर्ता बताया गया। मतलब यासिन मलिक के ही कहने पर इस पूरी वारदात को, इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और सरला भट्ट की हत्या कर डाली गई। एक मुखबिर बताकर, सीआईडी का मुखबिर बताकर, वो भी इसलिए क्योंकि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही थी, आतंकवाद के खिलाफ खड़ी थी, आतंकवाद के खिलाफ जाकर वो उन मासूमों की सेवा कर रही थी जिन्हें उनकी जरूरत थी। एक नर्स होने की जिम्मेदारी निभा रही थी हॉस्पिटल में और उन्हें वहीं से अगवा कर लिया जाता है और अगवा करने के बाद गंभीर मारपीट होती है, टॉर्चर किया जाता है, गैंग रेप तक की वारदात को अंजाम देते हैं ये 5 नामजद आरोपी, जिनके खिलाफ एसआईए ने चार्जशीट दाखिल की है और कई बड़े खुलासे भी किए हैं। यही खुलासे हमने आप तक पहुंचाई कि आखिरकार 35 साल बाद भी ये मामला क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है, क्यों इस पर बात हो रही है, सरला भट्ट कौन थी और क्यों आज उन्हें देश याद कर रहा है। देखिए, अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि ये जो मुख्य साजिशकर्ता यासिन मलिक है, कौन है, क्यों उसकी हम बात कर रहे हैं। यासिन मलिक का जन्म 3 अप्रैल 1966 को श्रीनगर के मौसमा इलाके में हुआ था। यासिन मलिक का, उसके पिता एक सरकारी बस ड्राइवर थे। यासिन मलिक के पिता, अब आपको बता दें, 1980 के दशक में उसने ताला पार्टी नाम का एक गुट बनाया था। यासिन मलिक ने यह गुट बनाया था जिसने घाटी में राष्ट्र विरोधी सामग्री छापने और अशांति फैलाने का काम शुरू कर दिया था। उसी समय से 1987 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में धांधली के बाद उसने बंदूक उठाई थी उसने। इसके बाद पाकिस्तान समर्थित संगठन जेकेएलएफ का मुख्य चेहरा भी बन गया और ऐसी वारदात को अंजाम देता नजर आया। मुख्य चेहरा ये जेकेएलएफ का बन गया और सरला भट्ट जिनकी बात कर रहे हैं हम, उनकी हत्या में ये सबसे मुख्य साजिश करता रहा, जिसने इस घटना को मॉनिटरिंग की, जिसने इस घटना को अंजाम दिया। ये जो 5 नामजद आरोपी हैं, जिन्हें 3 को एनकाउंटर में मार गिराया गया है, वो उनकी तो हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यासिन मलिक, उसके कहने पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। सरला भट्ट के साथ मारपीट हुई, उनके साथ गैंग रेप किया गया और फिर हत्या कर डाली गई और शव को मल्लाबाग में फेंक दिया गया और शव के पास वो चिट्ठी छोड़ी गई जिसमें मुखबिर एक आधार बताया गया कि क्यों ये मामला जो है, क्यों इसे अंजाम दिया गया है। अब देखिए, सरला भट्ट कौन थी, हमने आपको बता दिया। यासिन मलिक, जिसके बारे में हम इतना जिक्र कर रहे हैं, वो कौन था, हमने आपको बता दिया। देखिए, अब मुख्य आतंकी वारदातें और आरोप क्या है, ये भी हम आपको एक बार समझा देते हैं। जेकेएलएफ के चीफ के रूप में उसने कश्मीरी पंडितों की चुन चुनकर हत्या कराई है। कश्मीरी पंडितों की चुन चुनकर हत्या कराई है उसने, जिससे पूरे समुदाय को रातों रात घाटी छोड़नी पड़ी। वो दौर आपको याद होगा जब पूरा समुदाय घाटी छोड़ने को तैयार था और निकलता जा रहा था। 1990 में श्रीनगर के रावलपुरा में वायुसेना के जवानों पर हुए हमले में 4 जवान शहीद हुए थे। इसमें भी इसी का हाथ था। इसमें यासिन मलिक की पहचान मुख्य शूटर के रूप में की गई थी। वही यासिन मलिक जो इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहा था। तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद के अपहरण की घटना, इस वारदात को भी इसने अंजाम दिया। 5 आतंकियों को जेल से छुड़ाने की साजिश में भी यही शामिल था यासिन मलिक। इस तरीके की घटना को इसने अंजाम दिया है और इसी वजह से इसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आज सरला भट्ट, जिनकी 35 साल बाद एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है, उनकी मौत का असल जिम्मेदार, उनके इस पूरे घटनाक्रम का असल साजिशकर्ता यासिन मलिक रहा, जो आतंकवाद की घटना को आज से नहीं बल्कि कब से अंजाम देता नजर आया है और इस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों के बीच में खौफ पैदा करता रहा है कि लोग घाटी छोड़कर पलायन कर जाए, वहां से चले जाए। और उस दौर में ऐसा ही हुआ था।
लोगों के बीच डर, वो भय पनप रहा था कि लोग घाटी छोड़कर जा रहे थे। कश्मीरी हिंदू इस डर की वजह से अपने ही जन्मस्थली को छोड़कर वहां से निकल रहे थे कि कहीं उनकी मौत ना हो जाए, उनके परिवार को खत्म ना कर दिया जाए। अहिंसा का ढोंग और अलगाववादी राजनीति, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं कि अहिंसा का ढोंग और अलगाववादी राजनीति क्या है। 1994 में जेल से छूटने के बाद मलिक ने यह दावा किया कि उसने बंदूक का रास्ता छोड़ दिया है। 1994 में इसने दावा किया था वो गांधीवादी तरीके से कश्मीर की आजादी के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ेगा। उसने इस बात का जिक्र किया, विश्वास जीतने की कोशिश की थी। जांच एजेंसियों के अनुसार यह केवल एक मुखौटा था। अपने चेहरे पर मुखौटा पहनकर वो इस तरीके से झूठ बोल रहा था। वो घाटी में पत्थरबाजी, हड़ताल और भारत विरोधी गतिविधियों को भी बढ़ावा देता रहा है। कई समय से उसे लश्कर-ए तैयब के सरगना हाफिज सईद के साथ मंच साझा करते हुए भी देखा गया है। तो मतलब उन लोगों के साथ वो मंच साझा करा और उसे उस दौर में देखा भी गया जिसने हमेशा भारत को खत्म करने की साजिश रची है। और इसी वजह से उसकी चर्चा हो रही है कि किस तरीके से उसने कितनी साजिशें की, कितने साजिश को अंजाम दिया और किस तरीके से भारत के खिलाफ लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा। वर्तमान स्थिति क्या है सजा और कानूनी कार्रवाई को लेकर, वो भी आपको एक बार समझा देते हैं कि क्या कुछ इसमें भी निकलकर सामने आया। एनआईए कोर्ट ने उसे टेरर फंडिंग और भारत के खिलाफ युद्ध छोड़ने के मामलों में दोषी ठहराया है। अब आपको बता दें, एनआईए कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस पूरे मामले के तहत मलिक ने अदालत के सामने अपने गुनाह कबूल किए थे। अदालत के सामने उसने अपना गुनाह जो है उसे कबूल किया था। एनआईए ने याचिका दायर कर यासिन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग की है। मौत की सजा की मांग की है। सरकार ने यूएपीए के तहत उसके संगठन को पूरी तरह से प्रतिबंधित घोषित कर दिया है। जेकेएलएफ को सरकार ने पूरी तरीके से प्रतिबंधित घोषित कर दिया है यासिन मलिक के संगठन को, जिसका वो मुख्य चेहरा बनता नजर आया। जेकेएलएफ का मुख्य चेहरा वो बनता नजर आया और सरकार ने उसे जो है उसके संगठन को कहीं ना कहीं प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि उस तरीके से उसने उस घटना को अंजाम दिया, उस तरीके से उसने ये सारी चीजें की है। तो ये सजा और कानूनी कार्रवाई को लेकर चीजें हैं। वर्तमान स्थिति आखिरकार क्या है, किस तरीके से चीजें हुई, हमने वो भी आपको समझाने की कोशिश की कि आखिरकार आज सरला भट्ट का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, 35 साल बाद क्या कुछ हुआ है इस मामले में, सब चीजें हमने आपको एक एक करके बताई। चलिए अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, जहां पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन काफी तेज हो गया है। रावलकोट के ईदगाह ग्राउंड में हजारों लोग जुटे। उन्होंने कहा कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। यह आंदोलन जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएएसी की अगुवाई में चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स जो सामने आ रही है उसके मुताबिक जेएएसी के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर को 2 साथियों के साथ धीरकोट के सांगर फत्तारी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। पीओके में जेएसी के 600 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया। शौकत नवाज मीर समेत जेएएसी के नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना देने वाले के लिए पाकिस्तान सरकार ने 1 करोड़ के इनाम की घोषणा की थी। अब देखिए ये भी जानकारी सामने आ रही है, जहां पाकिस्तान सरकार के खिलाफ एक अलग ही चीजें देखने को मिल रही हैं, एक अलग ही प्रदर्शन हो रहा है। माहौल काफी तनावपूर्ण हो चुका है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या स्थिति है, किस तरीके से नाराजगी है, किस तरीके से चीजें देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक आपको हम एक बार फिर बता देते हैं कि जेएसी के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर को 2 साथियों के साथ धीरकोट के सांगर फत्तारे इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। पीओके में जेएसी के 600 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। अब शौकत नवाज मीर समेत जेएसी के नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना देने वालों के लिए पाकिस्तान सरकार ने 1 करोड़ के इनाम की घोषणा की थी। और आप देखिए किस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति है, किस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ ही, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन काफी तेज हो गया है।
नारेबाजियां हो रही हैं, माहौल तनावपूर्ण है। लगातार ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये निकलकर सामने आ रही हैं। रावलकोट के ईदगाह ग्राउंड में हजारों लोग जुटे हैं, जहां से ये तस्वीरें सामने आई हैं। उन्होंने कहा है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, तो मतलब सरकार के खिलाफ एक अलग ही वहां पर जंग छिड़ती नजर आ रही है। यह आंदोलन जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में चल रहा है, जहां से ये सारी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक अलग तनावपूर्ण माहौल साफ साफ पाकिस्तान में नजर आ रहा है, साफ साफ चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन देखिए, अब सवाल ये भी है कि पीओके में ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिरकार किस वजह से ये प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि स्थिति काफी तनावपूर्ण है। देखिए, पीओके में जुलाई के अंत में होने वाले चुनावों से पहले राजनीतिक असंतोष जो है वो चरम पर पहुंच चुका है। स्थानीय लोग शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोग ये मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इन सीटों पर वो लोग चुनाव लड़ते हैं और इसीलिए इस तरीके की मांग चल रही है। जो पाकिस्तान के कराची या फिर पंजाब में रहते हैं, पाकिस्तान के कराची या पंजाब में रहते हैं, उनकी बात है। पाक इन सीटों का इस्तेमाल पीओके की राजनीति में अपनी कठपुतली सरकार बनाने के लिए करती है। अब ऐसे में पीओके में मंगला बांध जैसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स से संबंधित भी ये सारी चीजें देखने को मिली। इस बिजली का लाभ पाकिस्तान के अन्य प्रांत उठाते हैं और जबकि पीओके के स्थानीय लोगों पर अत्यधिक महंगे बिजली बिल थोप दिए जाते हैं। क्या स्थिति है पाकिस्तान की, वो आप सबके सामने है। जनता की मांग इस दौरान ये है कि उन्हें सस्ते दामों पर बिजली दी जाए। जितने महंगे दामों पर बिजली दी जाती है, अब सस्ता किया जाए। पाकिस्तान सरकार के प्रदर्शनकारियों से गेहूं, आटा और बिजली पर सब्सिडी का वादा किया था पाकिस्तान सरकार ने। जेएसी का आरोप है कि सरकार ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया है। जो वादा किया था, जनता को मिलने वाली रियायतें वापस तक ले ली गई। जेएसी ने ये सारी बातें कही है, जिससे आटे और रोटी की कीमतें आसमान छूती नजर आ रही है। आटा रोटी वहां पर इतना महंगा मिल रहा है कि लोग परेशान हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजियां कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं हालात कितने ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं, कितनी नाराजगी है सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार अपने वादों से मुकर गई है। जो रियायतें लोगों को दी जा रही थी वहां पर, वो भी उनसे छीन ली गई है। और इसी वजह से आटा और रोटी के जो दाम है, जो कि अगर हम इंडिया की बात करें तो वहां पर लोगों को आसानी से मिल जाते हैं, वहां पर उसके दाम आसमान छू रहे हैं। अब देखिए, पाकिस्तानी सेना का दमन और भोजन की नाकेबंदी को लेकर क्या कुछ कहना है, किस तरीके से ये चीजें हैं, ये भी आपको एक बार फिर हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। जब लोगों ने शांतिपूर्ण विरोध शुरू किया तो जेएसी को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। उस दौरान सेना ने हिंसक क्रैकडाउन शुरू किया, जिसमें 30 से अधिक नागरिकों की मौत हो चुकी थी। 30 से अधिक नागरिकों की मौत हो चुकी थी। अब आंदोलन को कुचलने के लिए पाक ने राशन और जरूरी दवाइयों की सप्लाई रोक दी है। आंदोलन कुचल जाए, आंदोलन बंद हो जाए, इसलिए किया गया ये। इस सामूहिक सजा और इंटरनेट ब्लॉकबेट के कारण लोगों में गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। लोग और गुस्साते नजर आए, जिससे लोग अब पाकिस्तान छोड़ो और आजादी के नारे तक लगा रहे हैं। इस तरीके के नारे वहां पर लग रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं, जो कि चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि एक अलग ही माहौल है। इन तस्वीरों को देखकर, जो पीछे स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि स्थिति कितनी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुकी है पाकिस्तान में। प्रदर्शनकारी किस तरीके से वहां पर सरकार के खिलाफ चीजें करते नजर आ रहे हैं, क्या नारेबाजियां लग रही हैं, क्या माहौल बन चुका है। अब देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और नमाजियों पर सीधी गोलीबारी को लेकर भी चीजें सामने आई हैं, जो आपको एक बार हम फिर समझा देते हैं कि क्या कुछ है। रावलकोट और मुजफ्फराबाद में सामाजिक कार्यकर्ता के जनाजे में लोग जुटे हुए थे, ये जानकारी सामने आई। इस दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने सीधे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। अब आपको बता दें, सेना की इस क्रूर कार्रवाई में अब तक 30 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ये क्रूर कार्रवाई जो सेना ने की है, उसमें 30 से अधिक लोगों की मौत हुई है। आरोप है कि सेना अस्पतालों से घायल प्रदर्शनकारियों को उठाकर ले जा रही थी। जो अस्पताल में घायल प्रदर्शनकारी थे, उन्हें भी वहां से उठाकर ले जा रही थी।
मेडिकल पट्टियों की कमी के बीच महिलाएं घायलों के लिए अस्पतालों में अपने दुपट्टे तक भेज रही थी कि किसी भी तरीके से चोट को दबा दिया जा सके, ठीक कर दिया जा सके। सेना की इन अत्याचारों की तस्वीरें दुनिया के सामने ना आ सके, इसके लिए पूरे पीओके में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क को पूरी तरह से ठप कर दिया गया। जो सेना ने क्रूरता की है वो दुनिया के सामने ना आने पाए, दुनिया सेना की, पाकिस्तान की सेना की असली सच्चाई ना जान सके, इसके लिए आप देखिए क्या किया गया। इंटरनेट ठप कर दिया गया, मोबाइल नेटवर्क को बंद कर दिया गया कि ये जो विरोध हो रहा है, अपनी मांगों को लेकर जो जनता सड़कों पर उतर आई है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, वो दुनिया के सामने ना आने पाए। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ये जो तस्वीरें लगातार हम आपको पीछे दिखा रहे हैं, इस घटनाक्रम को लेकर भारत ने निंदा की है, क्योंकि स्थिति काफी अलग है। देखिए, भारत ने पाकिस्तान की क्रूरता और मानवाधिकार उल्लंघन की इस दौरान निंदा की है, इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की है। पाकिस्तान ने पीओके हिंसा के पीछे भारत का हाथ होने का आरोप लगाया है। कुछ नहीं मिला तो भारत का हाथ होने का आरोप। भारत ने इन दावों को मनगढ़ंत और हताशा भरा बताया है। मनगढ़ंत कहानियां पाकिस्तान कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेह ठहराई की अपील की है। ये बात भारत ने दोहराया है कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा पूरी तरह से अवैध है, आप भी जानते हैं, अवैध है पूरी तरीके से। भारत ने पाकिस्तान की क्रूरता और मानवाधिकार उल्लंघन की निंदा इस दौरान की है, जो क्रूरता पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की आदत है, आदत से मजबूर है। आप सब जानते हैं कि किस तरीके से वो अपनी गलतियों का जो ठीकरा है, जो स्थिति उनकी सरकार की वजह से, उनकी सेना की वजह से वहां देखने को मिलती है, उनकी आवाम उस वजह से नाराज होती है, उसका ठीकरा वो भारत पर जरूर फोड़ते हैं और ये कहते हैं कि ये सारी घटनाक्रम, ये सारी चीजें जो हैं वो भारत की वजह से हो रही है। अपनी गलतियों से आज तक पाकिस्तान ने कुछ सीखा नहीं है और बस यही कारण है कि आज स्थिति ऐसी है। देखिए, भारतीय कश्मीर और पीओके में क्या फर्क है, ये जानना आपके लिए जरूरी है और हम ये आपको समझाएंगे कि क्या अंतर है, क्या फर्क है। भारतीय जम्मू कश्मीर में विकास परियोजनाएं बढ़ी है। भारतीय जम्मू कश्मीर में विकास परियोजनाएं काफी हद तक बढ़ी है। सरकार ने कोशिशें की है, सड़क और स्वस्थ ढांचे पर काम हुआ है। सड़क बनवाने की कोशिश हुई है, स्वस्थ ढांचे बन सके इस पर भी काम हुआ है। निवेश और पर्यटन में बढ़ोतरी हुई है। पिछले कई समय से निवेश और पर्यटन को लेकर काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पीओके में आर्थिक संकट गहराया है। पीओके की हालात कैसे हैं आप समझ सकते हैं और ये स्थिति है। लोग बुनियादी सुविधाओं की वहां पर अभी भी मांग कर रहे हैं। बुनियादी सुविधाएं भी चंद लोगों के पास भी नहीं पहुंच पा रही हैं और मांग करते नजर आ रहे हैं। दोनों मॉडल की तुलना लगातार हो रही है। दोनों मॉडल की तुलना लगातार की जा रही है कि किस तरीके से अंतर है, किस तरीके से वहां पर चीजें हैं। एक हमारी स्थिति और एक उनकी स्थिति आप देख लीजिए क्या है। लेकिन देखिए, बात यहां पर यह है कि पाकिस्तान अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखता है, कभी नहीं वो सीखता है, कभी नहीं मानता कि उससे गलतियां हुई हैं, उसने कुछ गलतियां की हैं। वो अपनी गलतियों का ठीकरा हमेशा भारत पर फोड़ता है और इस बार भी यही कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सारी चीजें, ये जो तस्वीरें हैं, ये जो निकलकर सामने आ रही हैं, वो पाकिस्तान की गलतियों की वजह से ही आ रही हैं। पाकिस्तान ने जो इस वक्त हालात किए हैं उसकी वजह से ही आ रही हैं। उसी कारण से आज ये स्थिति है कि लोग सड़कों पर उतरे हैं और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते भी नजर आ रहे हैं। देखिए, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का ये संकट केवल आर्थिक नाराजगी की कहानी नहीं है, बल्कि शासन, प्रतिनिधित्व और भरोसे के गहरे संकट की तस्वीर भी है। आने वाले चुनाव इस असंतोष को शांत करेंगे या इसे और बढ़ाएंगे, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। फिलहाल इतना तो साफ है कि वहां के हालात पूरे क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा पर असर डाल सकते हैं। बस यही वजह है कि पीओके का हर घटनाक्रम अब सिर्फ पाकिस्तान का आंतरिक मामला नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की रणनीतिक तस्वीर से भी जुड़ गया है। और इसी वजह से सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि आने वाले समय में क्या हालात होते हैं, किस तरीके से चीजें देखने को मिलती हैं और अपनी गलतियों से अंततः पाकिस्तान सीखता भी है या नहीं।
चलिए अब आपको एक और बड़ी जानकारी देते हैं। जापान की प्रधानमंत्री तकाइची साने 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत की यात्रा पर रहने वाली है। 1 जुलाई की शाम जापान की प्रधानमंत्री साने दिल्ली पहुंच गई। बता दें, एयरपोर्ट पर भारत के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और राजनयिकों द्वारा उनका औपचारिक स्वागत किया गया है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां स्वागत की तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। वो भारत पहुंच गई हैं। अब आपको ये बता दें कि जापान में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री तकाइची साने की ये पहली भारत यात्रा है। मतलब प्रधानमंत्री बनी उसके बाद पहली बार भारत आ रही है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री साने के बीच बीते कुछ महीनों में कई बार बातचीत और मुलाकात भी हो चुकी है। हाल ही में फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के साइडलाइन में दोनों नेताओं की मुलाकात भी हुई थी। वहीं नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर भी दोनों के बीच मीटिंग हुई थी। वहां पर भी दोनों ने बातचीत की कि किस तरीके से दोनों देश के बीच जो सुझाव है, जो सम्मेलन है, जो सहायता की चीजें हैं, वो किस तरीके से बनाकर रखनी है, किस तरीके से दोस्ती जो है वो बरकरार रखनी है। अब देखिए क्यों अहम है जापान की प्रधानमंत्री की यात्रा, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहुंच तो चुकी है भारत, लेकिन क्यों अहम है। देखिए, चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए दोनों देशों का एक साथ आना बेहद जरूरी है। जापान के निवेश दोगुना करने, $61 बिलियन से अधिक करने का संकल्प लिया है। अब ऐसे में दोनों देश सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल की सुरक्षित सप्लाई चेन बना रहे हैं। एआई और एडवांस टेक्नोलॉजी पर दोनों देशों का साझा बयान आने की भी उम्मीद है। मतलब एआई और एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर दोनों देश साझा बयान दे सकते हैं। भारत और जापान अब केवल सैन्य अभ्यास तक सीमित नहीं है। आपको ये जानकारी दे दें, मोगामी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट और ड्रोन प्रोपल्सन सिस्टम के सह उत्पादन को लेकर भी एक अलग चीजें हैं। एआई और एडवांस टेक्नोलॉजी पर दोनों देशों के साझा बयान आने की उम्मीदें हैं। एआई को लेकर भी चीजें देखने को मिलेगी। बायोगैस, ग्रीन अमोनिया और ईवी बैटरियों पर करीब 10 MOUs को लेकर भी चर्चा है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जैसी बड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी इस दौरान की जाएगी, इसलिए भी अहम है। 50 से अधिक बड़े जापानी बिजनेस लीडर्स भी व्यापारिक रिश्तों को गति देने भारत आए हैं। तो व्यापारिक रिश्तों को किस तरीके से गति देनी है, इस पर भी सबसे बड़ा फोकस रहेगा। क्योंकि देखिए, जापान और भारत कि अगर व्यापारिक रिश्ते भी मजबूत होते हैं, दोस्ती इस तरीके से बरकरार रखती है, तो एक अलग संदेश जाएगा और कहीं ना कहीं एआई और एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर एक बड़ा बढ़ावा भी मिलता नजर आएगा। अब देखिए, 2027 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध के 75 साल पूरे होंगे। जी हाँ, 2027 में 75 साल पूरे हो जाएंगे। देखिए, दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध के 75 साल 2027 में पूरे होंगे। ये जानकारी आपको दे रहे हैं। दोनों देश इस ऐतिहासिक वर्ष को यादगार तरीके से मनाने की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि 75 साल पूरे होंगे तो यादगार तरीके से मनाया जाएगा। इसके तहत दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल एक्सचेंज बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। ये भी जानकारी सामने आ रही है। सुरक्षा, व्यापार और तकनीक पर नए लक्ष्य तय किए जा रहे हैं। सुरक्षा, व्यापार और तकनीक को लेकर तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फोकस है और कैसे बेहतरीन बनाना है, इसे लेकर भी ये जो मुलाकात है और जो प्रधानमंत्री पहुंची हैं, इसलिए भी काफी अहम है उनकी यात्रा। और क्योंकि राजनयिक संबंध को 75 साल पूरे होंगे तो एक अलग माहौल भी देखने को मिलेगा। अब देखिए, भारत और जापान के बीच नए कौन से समझौते हो सकते हैं, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि जापान और भारत के बीच आखिरकार कौन से नए समझौते होंगे। दोनों देश डॉलर निर्भरता घटाने के लिए डायरेक्ट येन रुपया सेटलमेंट पर समझौता कर सकते हैं इस दौरान। इससे लेन देन की लागत कम होगी और सीमा पार भुगतान तेज होगा। सीमा पार भुगतान काफी तेज होता है, इससे नजर आएगा। अंडर सी केबल, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और डिजिटल पेमेंट को भी मजबूत करने के लिए समझौते काफी महत्वपूर्ण देखे जा सकते हैं। डिजिटल कॉरिडोर पहल पर भी चर्चा होगी। मतलब कौन कौन से समझौते हो सकते हैं, इस बारे में जानकारी दे रहे। ईवी बैटरी सह उत्पादन और बायोगैस प्लांट स्थापना पर भी अहम डील्स होंगी। ये भी जानकारी सामने आ रही है। जो भारत की नेक्स्ट
मोबिलिटी पार्टनरशिप के तहत नई परियोजनाओं की घोषणा भी होगी। इस दौरान स्वास्थ्य और फार्मा क्षेत्र में सहयोग के लिए नए एमओयू साइन किए जाएंगे। स्वास्थ्य और फार्मा क्षेत्र के लिए नए एमओयू जो है वो भी साइन किए जाएंगे। तो देखिए, भारत पहुंचे हैं जापान के प्रधानमंत्री और जापान और भारत के बीच ये नए समझौते होने की संभावना है। इस तरीके से बातचीत होने की संभावना है जो दोनों देश के रिश्ते को, व्यापारिक रिश्ते को काफी बेहतर बनाएगा। अब भारत जापान में क्या क्या व्यापार होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है और हम आपको वो भी बताएंगे। भारत जापान को क्या निर्यात करता है, इसकी भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हम। तो देखिए, 2025-26 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 27.48 अरब डॉलर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 27.48 अरब डॉलर रहा। भारत से रिफाइंड तेल उत्पाद भारी मात्रा में भेजे जाते हैं जापान में। भारी मात्रा में दवाओं और उद्योगों में उपयोग होने वाले केमिकल तक का यहां पर व्यापार होता नजर आता है। जापान के लोग भारतीय झींगे और मछलियों को काफी पसंद भी करते हैं। जापान के लोग मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां भारत में बनी कारें जापान निर्यात करती हैं और कच्चा एल्यूमिनियम और स्टील के उत्पाद को लेकर भी व्यापार होता है। अब तराशे हुए हीरे और कीमती रत्न ये भी व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये सारे व्यापार होते नजर आते हैं और इसी वजह से ये रिश्ते काफी मजबूत हैं, काफी अहम हैं। और क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच चुकी हैं भारत, तो ये 1, 2 और 3 यानी कि 3 दिवसीय जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण होगा। अब देखिए, जापान भारत को क्या निर्यात करता है, यह भी जानना जरूरी है कि आखिरकार जापान भारत को क्या निर्यात करता है। औद्योगिक मशीनें, फैक्ट्रियों के बॉयलर और बड़े पार्ट्स ये निर्यात करता है भारत जापान को। अब एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सामान और गैजेट्स जापान भारत को यह भी निर्यात करता है। अब ऐसे में उच्च गुणवत्ता वाला जापानी स्टील और रिफाइंड तांबा भी निर्यात किया जाता है। ये भी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑटोमोबाइल उद्योगों के लिए आवश्यक उच्च श्रेणी का प्लास्टिक और गियर उपकरण जापान भारत को यह भी निर्यात करता है। जापान भारत में निवेश करने वाला 5वां सबसे बड़ा देश है। जापान भारत में निवेश करने वाला 5वां सबसे बड़ा देश है। ये जानकारी भी आप रख लीजिए। रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात के सानंद में 7,600 ज्यादा, भारत के 8 राज्यों में 11 जापान इंडस्ट्रियल टाउनशिप में जापानी कंपनियां काम कर रही हैं। 1400 से भी ज्यादा बुलेट ट्रेन और दिल्ली मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए जापान JICA वित्तीय सहायता भी देता है। तो ये व्यापार समझौते या कह लीजिए एक व्यापारिक रिश्ते जापान और भारत के बीच देखने को मिलते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में एक बेहतरीन रिश्ते की मिसाल भी पेश करेंगे। और यही कोशिश है भारत की कि जापान के साथ ये जो रिश्ते हैं भारत के, ये काफी महत्वपूर्ण हो, काफी एक अलग संदेश देते नजर आए जो दुनिया भर में ये संदेश जाए। क्योंकि आप देखिए, भारत पहुंच चुकी है जापान की प्रधानमंत्री और उनका भव्य स्वागत भी किया गया है। ये 3 दिवसीय दौरा उनका काफी महत्वपूर्ण है, जहां पर व्यापार को लेकर चर्चा होगी, किस तरीके से आयात निर्यात करना है, क्या आयात निर्यात करना है और कितना स्तर बढ़ाना है, और आखिरकार जापान से भारत को क्या फायदा हो सकता है आने वाले समय में टेक्नोलॉजी को लेकर, एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर, AI को लेकर, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। क्या फायदा हो सकता है, ये सबसे बड़ी चीजें होंगी। और अब इन 3 दिनों में इसी बात पर चीजें नजर आएंगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच वार्तालाप होगी, बातचीत होगी। फिलहाल के लिए वंदे राष्ट्र में बस इतना ही। आप देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।